है अभी भी। टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस टू बिजनेस इफेक्टिव मैसेज। पहले ऑडियंस था, अब स्ट्रक्चर आ गया। ऑडियंस के बाद स्ट्रक्चर की बात होने लगी। तो सबसे पहली बात, चैप्टर का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। इफेक्टिव बिजनेस मैसेज का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज। और प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज में स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि एक मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसमें जुबान कैसी होनी चाहिए, इसमें फिक्रे कैसे होने चाहिए, ठीक है जी, इसमें विजुअल एड कैसी होनी चाहिए। तो इसका ताल्लुक है स्ट्रक्चर के साथ, जबकि इससे पहले ऑब्जेक्टिव ऑडियंस हमने डन कर। अब जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप सब बच्चे जानते हैं कि आम तौर पे होता है स्ट्रक्चर के बारे में 4 बातें पूछी जाती हैं। पहली बात ये जी मैसेज लिखना है, हाँ जी मैसेज लिखना है, ठीक है जी मैसेज लिख लीजिए। सवाल ये है मैसेज में कितना लिखना है। सवाल ये है हाउ मच टू राइट। 4 सफ़े, 2 सफ़े, 2 पैराग्राफ, हाउ मच टू राइट, कितना लिखना, ठीक है जी। दूसरी चीज मैसेज में फ्रेमवर्क कैसा बनाना है, ठीक है, मैसेज में फ्रेमवर्क कैसा बनाना है। अब सवाल ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क पे बात तफसील से करेंगे आगे चल के, लेकिन फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि इसका बुनियादी तौर पे कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। व्हाट इज टू राइट एट स्टार्ट, शुरू में क्या लिखना है, मिड में क्या लिखना है, और एंड में क्या लिखना है। ये हो गया इसका फ्रेमवर्क। अब सवाल ये है कि जो आप स्टार्ट मिड और एंड लिखोगे, अब स्टार्ट में 2 बातें हैं या 3 बातें हैं, तो इन 3 बातों में से पहली बात कौन सी होगी, दूसरी बात कौन सी होगी, तीसरी बात कौन सी होगी, उनकी तरतीब क्या होगी। इसी तरह मिड में जाके जो लिखना है उसमें पहली बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी, और फिर आखिरी बात ये कि आखिरी पैराग्राफ में पहली दूसरी तीसरी बात क्या होगी। अब ये जो आप कहेंगे सर एक तरफ वॉल्यूम भी बताया आपने कितना मिकदार में लिखना है, दूसरा आपने स्ट्रक्चर बनाया कि स्टार्ट कैसे करना है, मिड में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, और फिर उस स्टार्ट मिड और एंड में पहली बात कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, इसे आपने कह दिया ग्रुपिंग। तो फिर ऑर्डरिंग क्यों दोबारा आई है? ये ऑर्डरिंग बेसिकली डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं कि लोग किस किस तरह से तरतीब लगाते हैं मैसेज की। तो ये अप्रोचेज हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि पहले से लोग किस किस तरह से मैसेज को तरतीब देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगी जी बात। तो ये 4 बातें हमने पढ़नी है। अभी हम इसके ऊपर ऐसे ही करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके बात करते हैं और एक एक करके इन टॉपिक्स की खबर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने रखते हैं जनाब के वॉल्यूम कितना लिखना है। वॉल्यूम को तय करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखा करें। वो चंद बातें क्या है? पहली बात हमेशा याद रखिए कि बहुत ज्यादा बात कहने से या लिखने से बात नहीं बनती, लिहाजा आपने कभी भी अपने रिसीवर को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना, यानी उस पर बहुत ज्यादा मालूमात का दबाव नहीं डालना। दूसरा काम आपने ये करना है कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से अवॉइड करना है। दोबारा रिपीट करता हूं, पहली बात यह है कि बहुत ज्यादा मालूमात करके उसके ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना। दूसरा काम आपने ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि कॉर्पोरेट करना है एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि जो मालूमात आप दे रहे हो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि बाजुकात ऐसा होता है कि आप कोई इनवॉइस लिखते हैं, इनवॉइस का मतलब होता है कोई बिल बनाते हैं, उस इनवॉइस में अमाउंट जो लिखते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डेट वगैरह लिख रहे हैं उसके अंदर डेट भी ठीक होनी चाहिए, अगर कोई नेम लिखे हैं तो नेम भी ठीक होना चाहिए, यानी इसमें इंतहाई ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो पहली बात भैया ये है कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी बात यह है कि मालूमात सिर्फ वो होनी चाहिए जो मसले के साथ रेलेवेंट है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमेशा हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को, के बाद जो भी की जाए वो दुरुस्त हो, उसके अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन या डेट गलत हो
या कोई चीज गलत ना लिखी जाए। 3 बातें कौन सी? ज्यादा वॉल्यूम नहीं, मुनासिब जितना समझ आ जाए, मालूमात सिर्फ रेलेवेंट इरेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, और गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, या गलती से भी उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये बात आपको समझ आई है, तो जी लिख के एंटर करें। जी शाबाश शाबाश, ठीक होगी बात, ठीक होगी बात, बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फिट हो गया, गुड हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो बच्चों सबसे पहली तो बात ये है कि हमने ये बात मान ली कि आपको ये बात समझ आ गई है। चलिए हम आपके सामने एक बात रख देते हैं, और वो क्या है? इन डिसीजन मेकिंग स्टेट in which a decision maker faces a set of information, a complexity and a level of redundancy। एक बंदे ने डिसीजन करना था, उसके लिए वो मालूमात लाया, मालूमात थोड़ी पेचीदा भी थी, कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा, एंड लेवल ऑफ रिडंडेंसी यानी मालूमात में एक ही बात कई दफा बार बार कही जा रही थी, बार बार वही बात कही जा रही थी, और उसके अंदर कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन भी था, इनकंसिस्टेंसी भी थी, accumulation भी थी, individual information clues different size and complexity that inhibited the decision making maker's ability optimally determine the best possible decision। प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम क्या है? तो आप सब बच्चों ने कहा कि जी सर प्रॉब्लम तो फिर ये है कि एक बात जब बार बार कही जा रही है, तो अगर आपकी कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर, वो तो इशू नहीं है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा, लैक ऑफ मोटिवेशन कोई इशू नजर नहीं आ रहा, असल बात यह है कि यहाँ मालूमात को ओवरलोड किया गया है, जो कि उसकी मेन प्रॉब्लम है। तो आपके सवाल को कंप्यूटर जो आपको ठीक मान रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स। प्लानिंग में की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा जी, प्लानिंग की सक्सेस किस चीज पर डिपेंड करती है? तो सवाल ये है कि प्लानिंग कोई भी करनी हो, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो मालूमात दी जा रही हो कितनी एक्यूरेट है, तो लिहाजा आपका जवाब ठीक हुआ। अच्छा जी, तीसरा सवाल, dash is amount the problem organization is facing insufficient analysis of the hand information। कि insufficient analysis जो है वो क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? जी बच्चों, तो बच्चे सारे के सारे एक ही तरफ चले जाते हैं और एक ही जवाब देते हैं, उसकी वजह कि जवाब ठीक होता ही एक है, चाहे वो फख्र जहरा है, समिया है, मोहम्मद शाहिद हैं, या वो जो है मोहम्मद जफर हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, वो शामी हैं, जितने बच्चे हैं, वो सारे एक तरफ इसलिए चले जाते हैं कि भाई बात ये जवाब ही सही एक है, कि लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिव होगा, सॉरी इनिशिएटिव तो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो मोटिवेशन का मामला है, लैक ऑफ इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये दोनों ही जो है वो लेके चलेंगे इनसफिशिएंट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हमें प्रॉब्लम पैदा होती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला काम। पहला काम हमारा जो था वो ये समझना था कि हमें कितना वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरा आपका इशू जो था वो ये था कि हमें जो है वो मैसेज के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए? अब आप कहेंगे सर ये फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क जो है वो इस तरह से है बच्चों कि फ्रेमवर्क बच्चों जो है वो इस तरह से है कि जैसे आप कोई घर डिजाइन करते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा घर इस तरह का होना चाहिए, कि मेरे घर में जो है वो एक टीवी लॉन्च होना चाहिए, साइड पे एक गाड़ी के लिए गैराज होना चाहिए, उसके आगे एक बड़ा सा टीवी लॉन्च होना चाहिए, उसके पीछे एक कमरा होना चाहिए, कमरे के साथ छोटा सा वॉशरूम होना चाहिए, और जनाब जो है यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा सा दरख्त का ट्रंक लगा होना चाहिए, जहाँ पे आप रात को लटक के या बैठ के एंजॉय कर सके। तो कहने का मतलब यही है, आपका डिजाइन है, आपका डिजाइन है। आपका क्या, आप तो ये भी कह सकते हैं कि जनाब वहां पे जो है वो मेरे
درخت पे चढ़ने के लिए खजूर का पेड़ भी लगा दे तो भी लग जाएगा। लेकिन ये एक डिजाइन है, एक फ्रेमवर्क है जो आपके घर का फ्रेमवर्क। इसी तरह मैसेज का भी फ्रेमवर्क है। मैसेज के फ्रेमवर्क में आमतौर पे कुछ खास बातें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बात तो ये होती है कि जनाब इसके लिए एक ओवरव्यू लिखा जाता है, एग्जेक्टिव समरी। ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी पैगाम को शुरू करने से पहले अमूमी तौर पे हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं पहले ही कि ये जो आप पैगाम पढ़ रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा, ताकि दिलचस्पी बढ़ सके रीडर की। फिर उसके बाद हम इसकी एक मेन बॉडी बनाते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते चले जाते हैं, स्टार्ट टेल। उसके बाद हम एक स्पोर्टिव डाटा प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्टिव डाटा यानी जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन, अपने डायरेक्टर्स के सीवीज और अपनी सारी चीजें जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं अपेंडिसेस में। और उसके बाद जो है हम स्प्लिट कर देते हैं मेन बॉडी को मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लॉजिकल यूनिट्स के अंदर, और हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लॉजिकल पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक एग्जेक्टिव समरी होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास उस मैसेज के लिए एक मेन बॉडी होती है, और फिर हम सपोर्टिव डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर अपना सीवी, कंपनी का प्रोफाइल, ठीक है जी। और हम इन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ताकि इनको समझने में, लॉजिकल यूनिट से ब्रेक करते हैं ताकि इनको समझने में आसानी हो और एक यूनिट दूसरे यूनिट की वजाहत कर रहा हो और उसमें एक स्टोरी लग जाए ना, कि पहले हमने जिक्र किया इस बात का, जैसे एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो तरतीब से चीजें आ जाए। और उसके अंदर हम हेडिंग्स लगाते हैं, समरीज लगाते हैं। हेडिंग हम इस तरह की लगाते हैं जैसे आप आगे चल के मैनुअल पेपर देंगे तो हम आपको एडवाइस करेंगे ऐसे हेडिंग लगाओ जो टॉकिंग हेडिंग हो, यानी हेडिंग पढ़े तो वो बोल रहे कि मेरे मेरे अंदर कौन सी डिटेल लिखी गई। तो एक सम अप करते हैं। सबसे पहली बात ये, किसी भी मैसेज में एक अखलाकी असूल ये होता है कि जैसे कुरान पढ़ते ना, तो कुरान पढ़ते ही सबसे पहले उसकी एक एग्जेक्टिव समरी आ जाती है कुरान मजीद में, और वो है सूरह फातिहा, जो बयान कर देती है कि आगे कुरान में क्या लिखा हो। इसी तरह अगर आप देखें ना, तो हर मैसेज के शुरू में उसी जो अल्लाह ने तरतीब जैसे बताई वैसे ही सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी लिखें, फिर उसकी मेन बॉडी में उसकी वजाहत करें, और फिर उसके साथ सपोर्टिव डाटा, और फिर उसके साथ जो है आप कम्युनिकेशन लॉजिकल यूनिट में करें ताकि उसकी तरतीब समझनी आसान हो सके। तो यह है इसका फ्रेमवर्क। तो मैं आप बच्चों से पूछता हूँ, बात हो रही होती है जैसे एग्जेक्टिव समरी है तो उसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, उनकी कोई तरतीब होगी। फिर मेन बॉडी है तो उसके अंदर भी तरतीब होगी। स्पोर्टिव डाटा तो उसकी भी एक तरतीब होगी। अब वो तरतीब कैसे होगी, तो उसके लिए वो कहते हैं कि सिलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग द मटेरियल, कि मटेरियल की बकायदा एक ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी, उसकी बकायदा एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसकी बकायदा एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी, बकायदा एक ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि उसकी सिलेक्शन और ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि ऑर्डरिंग करते वक्त, तरतीब देते वक्त हमेशा याद रखो कि रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस से बात चलाओ। कौन सी चीज रेलेवेंट है और कौन सी चीज ज्यादा अहम है, उसकी एक तरतीब देनी पड़ेगी, कौन सी बात अहम है कौन सी गैर अहम है। तो लिहाजा तरतीब देनी पड़ेगी कि तुम अहम बात से गैर अहम की तरफ जाते हो या कम अहम से ज्यादा अहम बात की तरफ जाते हो, उसकी तो तरतीब बनानी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, फिर तुम्हें ये भी तरतीब इस तरह से बन सकती है कि एक टॉपिक और फिर उसके सब टॉपिक हो। जैसे आज हमने लेक्चर शुरू किया तो बताया लेक्चर के चैप्टर के 3 हिस्से हैं, उनमें से ये हिस्सा है और उसके ये पार्ट आप कर रहे हैं, तो टॉपिक और फिर उसके सब टॉपिक हो। फिर आइडियाज को ग्रुप किया जाए एक लॉजिकल सीक्वेंस में, तरतीब के साथ कि जी आप बात करें कि जनाब जो है ये वाकया इस तरह से हुआ कि आप 5 जनवरी को हमारे पास आए थे ऑर्डर लेके, हमने एक्सेप्ट किया था 7 जनवरी को, ऑर्डर डिलीवर किया था 20 जनवरी को, बिल भेजा था 21 जनवरी को। तो उसकी एक कैटेगराइजेशन हो। आप ऐसे ना शुरू करें कि बिल भेजा था 21 जनवरी को क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था 7 जनवरी को और हमने माल डिलीवर किया था आपको 20 जनवरी को। तो ये तो तरतीब ही गलत होगी। वाक्या को दरमियान से नहीं शुरू करना, वाक्या को तरतीब को डेट वाइज शुरू करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है भाई, या किसी तरतीब से करना है। इसी तरह आप ग्रुपिंग करते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट लेवल ग्रुपिंग करते हैं, फिर प्राइमरी लेवल ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप चलते हैं और बात करते हैं आइडियाज एंड सब सब टॉपिक्स इन हायरार्की और वाटरफॉल मॉडल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें किसी से पूछना ही नहीं पड़ता, एक वाटरफॉल मॉडल बन जाता है। जैसे मैंने अभी बात की
पहले आपने ऑर्डर दिया था, फिर हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, फिर माल दिया था, फिर इनवॉइस भेजी, तो वो इसको कहते हैं वाटरफॉल। वो खुद ही तरतीब तय कर देता है, जिस तरफ पानी का फ्लो जा रहा है वैसे ही आपके टॉपिक का फ्लो जा रहा है। तो बात बड़ी अहम है और समझने की है कि भाई बात यह है कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किसी एग्जेक्टिव समरी में या मेन बॉडी में या कंक्लूजन में तुम जो पॉइंट्स लिखोगे उसके अंदर उनकी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस कैसे तय करोगे, उनकी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस के एतबार से उनकी तरतीब टॉपिक और सब टॉपिक में कैसे दोगे, और जब तुम ये बना लोगे तो फिर आगे उनकी लॉजिकल और ग्रुपिंग कैसे करोगे, उनकी आपस में उनको जोड़ोगे कैसे। जैसे रेलवे के डब्बे जुड़ जाते हैं ना, ऐसे आपको जोड़ना भी है उनको कि उनकी तरतीब हो। हाईएस्ट से प्राइमरी मैसेज की तरफ कैसे जाओगे, मैसेज का सबसे अहम हिस्सा और मैसेज का सबसे रेलेवेंस हिस्से के बाद आप उसके स्पोर्टिव हिस्सों की तरफ कैसे जाओगे, और फिर उसके बाद ये है कि आइडियाज को सब टॉपिक्स में कैसे ब्रेक करोगे। ये है मेन मैटर जो रिलेटेड है स्ट्रक्चर के साथ। तो अब हम सवाल करते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर के हवाले से बात कितनी समझ आई है। तो आप बच्चों से चैट करते हैं और पूछते हैं कि जी बच्चों कितनी समझ आई। जी, तो शामी कह रहे हैं समझ आई है, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं समझ आई है, तो शुक्र अल्लाह का, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको ये बात समझ आई। ठीक होगी ना बात। अच्छा बच्चों, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं आप बच्चों की राय लेने के बाद फौरी तौर पे आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं आप बच्चों के साथ, जहरा ने भी कह दिया, बाकी बच्चों ने भी कह दिया। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक सवाल रखते हैं आपके सामने। ये सवाल क्या है जी? सवाल बच्चों आपके सामने है, इस सवाल को पढ़ना है और इसका जवाब देना है आपने। सवाल ये, मैसेज आर प्रेजेंटेड इन हायरार्की। अच्छा जी, किस तरह से हायरार्की बनती है जी, जरा को बच्चा बता सकता है मुझे इसमें से कौन सी ऑप्शन आप लेंगे? जी शाबाश, सब बच्चों ने कहा कि सर इसका एनालिसिस किया जाता है, इसके सब टॉपिक बनते हैं और फिर सब टॉपिक के फिर सब टॉपिक बन जाते हैं और सब टॉपिक्स को आगे आप ब्रेक कर देते हैं। तो ए पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है इसका। अब चलते हैं और बात करते हैं आपके साथ ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज। अब जो ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज है, आप पूछेंगे सर ये ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज अलहदा से क्यों करा रहे हैं हमें, जब आपने पहले फ्रेमवर्क भी करा दिया है। तो ये फिलोसफीज है, ये क्या है, ये these are the philosophies, these are the तरीकाकार, these are the methods adopted by different writers। मुख्तलिफ राइटर जो तरीकाकार इख्तियार करते हैं, बाज राइटर ऐसा तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि वो जनाब इस तरह से कहा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट लिखते हैं। भाई तरीकाकार है, बजाय इसके कि कोई बात जो है वो लोगों को जगाने के लिए, एकदम से अलर्ट करने के लिए सबसे अहम बात पहले लिख देते हैं। जैसे आप YouTube पे जाए तो जितनी वीडियोस होंगी ना, मेन पॉइंट सबसे ऊपर लिखा होगा, वजीर आजम ने ये कह दिया, 15 दिन के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि समर वेकेशन दे दी है, लॉकडाउन कर दिया, उन्होंने कहा जी घर से बैठ के पढ़ा। ये बात मैंने क्लास में भी की थी, एक दफा याद होगा आपको। अच्छा, फिर एक तरीका ये है कि आप बजाय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताने के, एक परसुएसिव अप्रोच के तहत आहिस्ता 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चले और उसे एंड में बयान करें। और ये तरीका आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अक्सर घरों में औरतें आती हैं और इधर की बात उधर करती हैं, तो वो कहती लै भैना मैं तेन गल दसा, जा तू मेरे लिए चाह बना के लिया, वो चाय बना के लाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बात करती हैं, फिर वो कई दफा ये कहती हैं, लै साडे दौर ही कदी इंज होया सी, ओए होए 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 ये की हो गया, देखो जी। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाके आखिर में जाके बात आएंगे कि जी बानो ने मेरी कमेटी नहीं दी, तो बात आखिर में मेन करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं अक्सर। लेकिन आम तौर पे लोग जो हैं ये दो ही तरीके अडॉप्ट करते हैं कि अहम बात सबसे पहले कह के ऑडियंस को जगा दिया और फिर उसके दीगर एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर दिए। और एक तरीकाकार ये है कि जरा आहिस्ता 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 सा ट्रेवल करते हुए मेन अहम बात की तरफ लेके चले। और कुछ लोग तो इतने सियाने होते हैं कि वो तरतीब इस तरह से देते हैं कि अगर उनके पास दो खबरें हैं ना, तो उन्होंने हमेशा गुड न्यूज पहले देनी है और बैड न्यूज उसके बाद में। दे ऑलवेज डिलीवर बोथ गुड एंड बैड न्यूज, बट स्टार्ट विद ए गुड न्यूज। अच्छी खबर पहले, बुरी खबर बाद में, ये भी एक तरीका है, दो खबरें हैं तो। अच्छा, फिर ये है कि बाज लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, प्लेसेस रेसिपिएंट ए मोर अमेनेबल स्टेट ऑफ माइंड फॉर रिसीविंग बैड न्यूज। के अगर खाली बैड न्यूज हो तो उनकी आदत है वो पहले बंदे को मेंटली तैयार करते हैं कि लो भाई मैं तुम्हारे साथ जो बात करने लगा हूं ना, जरा तुमने बड़े
तहम्मुल के साथ सुननी। तो सवाल ये है फिर मेरा आप लोगों की तरफ से मुझे आता है, या मैं अपने साथ आपकी तरफ से सवाल करता हूँ कि जब हमने स्ट्रक्चर पहले बता दिया था बच्चों को तो क्या जरूरत थी ऑर्डरिंग बनाने की। तो बड़ी बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों के तरीका कार थे जो हमने एक जगह लिख के आपको समझाए कि बाज लोग सबसे अहम बात पहले करते हैं, बाज लोग परसुएसिव अप्रोच के तहत अहम बात बिल्कुल एंड पे जाके करते हैं, और बाज लोग जो है अच्छी और बुरी खबर हो तो हमेशा अच्छी खबर पहले सुनाते हैं, बुरी खबर बाद में सुनाते हैं। और बाज लोगों की आदत होती है कि अगर उनके पास बुरी खबर है तो पहले आपको जरा मेंटली तैयार करते हैं कि बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे वो मैनेजर साहब बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि भाई इस साल तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई, तो बंदा बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके साथ इस तरह से बात शुरू करें कि देखो यार दुनिया में कामयाबियां और नाकामियां दोनों पैरेलल साइड बाय साइड चलती हैं, एक इंसान को एक चीज मिलती है दूसरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी तुम गेम में हो, भी तुम गेम से एग्जिट नहीं हुए, तुम्हें प्रमोशन अगली दफा जरूर मिलेगा। तो ये बच्चों इस तरह से बात होती है। अब मैं आप बच्चों के साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इस हवाले से बात कर लेता हूँ कि जनाब क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है। आ गई है तो कंप्यूटर एक सवाल करना चाहता है आपके साथ, और वो कहता है गेट योर माइंड सेट राइट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर इन अ राइट हेड स्पेस बिफोर यू स्पीक टू योर स्टाफ, प्रिपेयर योर टीम, बी ओपन व्हेन ब्रेकिंग डैश न्यूज। भाई ये कौन सी न्यूज हो सकती है जिसके लिए बंदे को पहले तैयार किया जा रहा है, फिर उसको जनाब ओपन माइंड किया जा रहा है, फिर न्यूज ब्रेक की जा रही है। तो ऐसी कौन सी न्यूज है इसके लिए बंदे को तैयार किया जाए। तो आमना है, रिचल है, शामी है, जनाब मियाँ बिलाल है, समिया है, वसीम सज्जाद है। तो ये सब कह रहे हैं सर ये बैड न्यूज है, इसीलिए तो पहले तैयार किया गया बंदे को। तो कंप्यूटर से मशवरा करते हैं, कंप्यूटर भाई सही कह रहे हैं, कंप्यूटर कह रहा है हाँ जी ठीक कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद अब बात आ जाती है कि दुनिया में द न्यूज गिवर्स जितने भी खबर सुनाने वाले लोग हैं उनमें से 65 से 70% कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं इसमें से। तो आप बताइए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। चले अगर आपको नहीं पता कि कौन सी है तो फिर भी आप क्या करें कि आप तुक्का नहीं लगा दें। यार क्या हो गया, कभी आप हमेशा तुक्का ही लगाते हैं, आज लगा देंगे तो कौन सी अखबार में खबर आ जाएगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा क्या करते हैं कि गुड न्यूज पहले सुनाते हैं और बैड न्यूज उसके बाद सुनाते हैं। तो कंप्यूटर जी जरा जवाब को देखिए सही है कि नहीं। तो कंप्यूटर कहता है ठीक है। देखिए एलिमिनेट तो करना ही नहीं चाहिए ना बैड न्यूज को, तो बुरी बात, ये तो आप कह सकते हैं बेईमानी। ठीक है जी। अच्छा चलें फिर सवाल करता है कंप्यूटर, कहता है जी फिर एक सवाल आपसे करना है। सवाल ये, योर मॉम्स डॉक्टर सेड योर कोलेस्ट्रॉल इज डाउन, कोलेस्ट्रॉल पहले अप था, शुक्र अल्लाह का डाउन आ गया है। बाय द वे योर ब्लड प्रेशर इज मोर बैडली हाई, लेकिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है। योर शुगर लेवल इज गुड, तुम्हारा शुगर लेवल गुड है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी डॉक्टर साहब चला रहे हैं, शाबाश। तो डॉक्टर साहब चला रहे हैं ये स्ट्रेटेजी, गुड न्यूज बैड न्यूज गुड न्यूज, यानी सैंडविच बना रहे हैं, कभी गुड न्यूज सुना देते कभी बैड न्यूज सुना देते हैं। तो कंप्यूटर जी बच्चों की राय है कि ए सही है, तो आपके ख्याल में क्या ये सही है। तो नहीं, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि ए सही नहीं है, ये सैंडविच अप्रोच भी कहलाती है। लिहाजा आपके जवाब में जो होना चाहिए था वो डी होना चाहिए था, और डी बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया इसे डी अप्रोच चाहिए। तो कंप्यूटर जी कभी कभी डांट भी देते हैं, तो कंप्यूटर आपको डांट रहे यार ध्यान से बात किया करो, सोचते क्यों नहीं हो, बगैर सोचे समझे क्यों बात कर देते हो। तो चलिए बच्चों, अब यहां तक आपकी बातें हो गई ठीक, मान लिया कि आपको बड़ी समझ आ गई है, लेकिन इन ना समझ बच्चों को एक बात और समझानी पड़ेगी, और वो है जनरल लॉजिकल ऑर्डर। सवाल ये है कि आज तक लोग किस किस ऑर्डर में बातें लिखते रहे। चले लोगों से जाकर पूछते हैं। कहते हैं जी बाज मैसेजेस ऐसे होते हैं जहां टाइम के एतबार से बात लिखनी होती है, और हमेशा केस जब भी बनाए जाते हैं वो टाइम के एतबार से लिखे जाते हैं। पहला इवेंट कौन सा था, दूसरा इवेंट कौन सा था, तीसरा कौन सा था, बट टाइम के एतबार से। ठीक है जी, जैसे हिस्ट्री में होता है ना, पानीपत की लड़ाई पहले हुई थी, पहली दूसरी बाद में हुई थी, तीसरी या बिल्कुल आखिर में हुई थी, बिल्कुल ऐसे टाइम एंड डेट के एतबार से। बाज औकात लोग जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि गेटिंग द प्राइमरी मैसेज ग्रैपिंग द अटेंशन, कि वो इंपॉर्टेंट बात पहले कहते हैं और उसके बाद कम हम। और बाज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं कि वो अहम बात बिल्कुल आखिर में जाके करते हैं, शुरू में थोड़ी आसान आसान सी बातें करते हैं, है ना जी। तो ये तरीकाकार है मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीकों से बात करने के। ठीक है जी, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीकों से
बात करने के। बाद टाइम एंड डेट के एतबार से बनाने पड़ते हैं मैसेज। इनवॉइस इस डेट को आई थी, माल इस डेट को भेजा था, आपने इसकी पेमेंट इस डेट को करी थी, तो बाद बात तरतीब लेनी पड़ती है। बाज़ औक़ात इम्पोर्टेंस को ही फोकस करना पड़ता है, लेकिन सबसे अहम बात अगर पहले कर दी जाए तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, कि आप इम्पोर्टेंट बात से लेस इम्पोर्टेंट या रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लेस इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो भाई फिर ये ऑर्डर जो है आपका ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक होगी बात। यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, और वो सवाल कंप्यूटर ही करना चाहता है। हालांकि यहाँ मैं मना कर रहा था कंप्यूटर से कि भाई बात मेरी पूरी नहीं हुई, तुम बीच में सवाल कहाँ से डाल रहे हो, लेकिन वो कहता है नहीं जी मेरे से सवाल आया, मैंने तो करना ही करना। कहता है इफ देयर इज अ मेजर नेचुरल डिजास्टर or irregular event in the society, news sites might use the style of writing to explain how event transpired on the day, कि चीजें किस तरह से हुई, उस दिन कैसे हुई। तो कौन सा ऑर्डर लेंगे शाबाश? तो बिल्कुल जब कोई इंसान बात करता है कैसे ये तबाहकुन वाकया हुआ, किस तरह से ये इवेंट अक्कर हुए, तो हमेशा पहला इवेंट पहले, दूसरा इवेंट उसके बाद, तो वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बयान करता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए आप कि आपको ग्रेजुअली मैं प्रोफेशनल भी बनाता जा रहा हूँ, ग्रेजुअली मैं आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव करता जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि अब अप्लाइड सवालात की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहले हमेशा मैं डेफिनेशनल की कराता था, अब देखा होगा अब मैं अप्लाइड सवाल ला रहा हूँ, जिसके अंदर एक केस स्टडी होता है। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि एक सिनेरियो होता है, एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके हवाले से आपसे ऑप्शन पूछता हूँ, चाहे पेपर में किसी भी हवाले से सवाल आ जाए, डेफिनेशनल आ जाए, सिचुएशनल आ जाए, सिनेरियो बेस आ जाए, आप तमाम सवालात को सॉल्व कर सकें। और फिर आपको पता है मैं लॉजिकल सवाल भी साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब सवाल आपके साथ एक एक अगला टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, वो कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से भी बात टॉपिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में अगर हमने जो है फाइनेंशियल मैथ पढ़ाना हो तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और आहिस्ता 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 हम उसको पीक पे ले जाते हैं, और टॉपिक को जो है हम उसके पीक पॉइंट के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये चीज होती है बच्चों कि आप कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ऑथर्स की अगर मैथमेटिक्स की बुक देखें ना आप, वो बड़े सियाने हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें बर्नौली इक्वेशन समझानी है ना, उन्हें सबसे पहले कहना है ये होता है अलजेब्रिक, ये होता है नंबर, ये होता है अननोन, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होती है इक्वेशन, और ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो आपको आहिस्ता 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 मुश्किल बात की तरफ लेके जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने का तरीका ये है कि जब तुम्हें नजर आ रहा है कि सामने पहाड़ी है जिस पे चढ़ना है, तो गाड़ी पहले तेज करो भैया। और ऐसे ही हम करते हैं, स्टूडेंट को जब हमें कॉम्प्लेक्स चीज पे लेके जाना होता है तो हम आहिस्ता 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 उसका ब्रेन लेवल, उसका मेच्योरिटी लेवल बढ़ाते बढ़ाते उसको वहां तक ले जाते हैं। क्या हाल, यही तरीका है कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने का। इसी तरह मैसेज में होता है, पहले आसान बात करो, फिर थोड़ा सा राइज करो, फिर थोड़ा सा राइज करो, फिर थोड़ा सा राइज करो। अब आ जाता है कि जी बाज औकात होता है आपका मामला ऐसा जिसके अंदर एक इवेंट दूसरे की वजह बनता है, तो इसे हम कहते हैं कॉजेलिटी। कॉजेलिटी का मतलब ये होता है कि भाई बात ये है कि तुमने सीए क्यों किया। तो कहते हैं जी सीए करने की वजह ये थी कि मेरे एफएससी में मार्क्स अच्छे आए, और वो मार्क्स इतने अच्छे थे कि लोगों ने देखा कि मार्क्स इसके अच्छे हैं तो ये बच्चा सीए कर सकता है, तो लिहाजा नतीजा ये हुआ, या इंटरमीडिएट में अच्छा है, तो जनाब ये इवेंट होने से सीए का इवेंट प्रिवेल कर गया। तो दिस इवेंट कॉज दिस इवेंट कॉज दिस। दूसरी बात ये है कि आपसे कोई और मिसाल ली जा सकती है कि जी ये इवेंट से ये इवेंट अक्कर हुआ, तो इसमें सवाल यह है कि आपके पापा ने डीएचए में घर क्यों बनाया। तो पता चलता है जी डीएचए में घर बनाने की वजह ये थी कि जनाब उनका जो पुराने वाला घर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉपर्टी में। दादाजी ने कहा ये पकड़ो अपने अपने जायदाद का हिस्सा और निकलो यहाँ से शाबाश, या चलो अब हम इसको तय कर लेते हैं मामूल को। तो ये वजह से कॉज बनी कि हमें वहां से निकलना पड़ा, तो फिर पापा ने कहा कि इधर उधर क्यों जाना है, सीधा डीएचए जाते हैं। तो ये इवेंट इसकी वजह बना, ये इवेंट इसकी वजह बना। तो ये बच्चों कॉजेलिटी होती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने का तरीका कार क्या है कि पहले थोड़ा सा आसान बात करो, फिर थोड़ी मुश्किल, फिर थोड़ी मुश्किल, फिर थोड़ी मुश्किल, आहिस्ता 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 चोटी पे ले जाओ कॉम्प्लेक्सिटी। और कॉजेलिटी का मतलब क्या है कि ये इवेंट ना होता तो वो भी नहीं होना था, और ये इवेंट क्यों हुआ कि एफएससी में नंबर अच्छे आए, मोहल्ले में शोर मच गया, जो है जी
جو है अपना मियाँ बिलाल के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, इरफान के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, जनाब जो है वो समिया के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, और जनाब जो है वो शामी के नंबर बड़े अच्छे आए। तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें तुम्हारा करियर बचाएंगे और तुम्हें चाहेंगे कि तुम सीए करो, तो लिहाजा तुम सीए करोगे। तो इस तरह से आपने सीए में जो है वो जंप कर दिया, तो ये इवेंट हुआ, तो वो इवेंट हो गया। और सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले गए, सॉरी कॉजलिटी की तरफ चले गए। तो बच्चों ये बातें दोनों समझ आ गई हैं आपको? क्या ख्याल है? समझ आ गई तो यार एक जी लिख के एंटर कर दो भैया, मेरी तसल्ली हो जाएगी। जी शाबाश बच्चों। तो कंप्यूटर कहता है कि ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ इन्हें समझ आई, लेकिन इनको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो मैंने कंप्यूटर से कहा कि भाई सवाल कर लो। तो कंप्यूटर का सवाल आपके सामने है, और सवाल है, फर्स्ट गो फॉर सिंपल आइडिया फर्स्ट एंड बिल्ड अप द रीडर कॉन्फिडेंस इन एन आइडियल वे टू डील विद द, कि अगर इंसान पहले आसान बात करे फिर एतमाद बढ़ाए, तो वो क्या चीज समझानी चाह रहा है। तो बच्चे सब समझ गए हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, इसलिए पहले आसान बात कर रहा है, फिर उससे जरा मुश्किल करेगा, फिर उससे जरा मुश्किल करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और उसे टॉप लेवल पे ले जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे आके अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का लेक्चर कितना समझ आया है, जरा फीडबैक दे दीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फीडबैक दे देते हैं। जी हाँ भाई, तो फरहाद कह रहे हैं 100%, कुछ बच्चे 90% दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो हद ही कर दी है, 999% कर दिए शामी ने, और मियाँ बिलाल कह रहे हैं 100%, और बाद बच्चे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट दे रहे हैं, और जो है बाद बच्चे को 2 4 5% कम भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, शरीफ आदमी है, जो आप कहेंगे इन्फिनिटी, ओ माई गॉड, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। मुझे ये लगता है, पता नहीं क्यों मुझे इस दफा ये इंश्योर है कि जितने भी बच्चे आए हैं ये कैफ लेवल करेंगे और फर्स्ट टाइम में हर पेपर पास करेंगे इंशाल्लाह।